गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जाना, विशेषकर लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना के बारे में विस्तार से पढ़ा। अभी हम उसके अतिरिक्त जो दो और सिद्धांत हैं, पहला टाइडल हाइपोथेसिस यानी ज्वारीय परिकल्पना तथा दूसरा बिग बैंग सिद्धांत, इनके बारे में आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो एक बार जो पिछली कक्षा में पढ़ा था लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना, उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, ये जानने से पहले एक चीज़ और, ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, इनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, अद्वैतवादी एवं द्वैतवादी। अद्वैतवादी उन सिद्धांतों को माना गया है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडलीय ग्रहों की उत्पत्ति किसी एक पिंड से हुई है या किसी एक तारे या नेबुला या किसी से हुई है। जबकि द्वैतवादी सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी या सौरमंडलीय अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी दो पिंड हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि न्यायिका परिकल्पना एक अद्वैतवादी सिद्धांत है जिसमें माना गया कि वर्तमान सौरमंडल की उत्पत्ति एक तप्त एवं गतिशील नेबुला या न्यायिका से हुई। कालांतर में इस नेबुला के शीतलन के कारण उसमें संकुचन हुआ और उसकी गति में वृद्धि हुई, जिसके कारण बढ़ते केंद्रापसारी बल के कारण इसके बाहर की जो वलय क्षेत्र है वो एक वलय के रूप में इससे अलग हो गया और जिससे एक वलय से कालांतर में 9 वलय बनी और जिनकी घनीभवन और शीतलन से 9 ग्रह बने। और जबकि जो अवशिष्ट जो केंद्रीय न्यायिका का भाग था उससे सूर्य का निर्माण हुआ। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब ज्वारीय परिकल्पना को देखते हैं। ज्वारीय परिकल्पना एक द्वैतवादी सिद्धांत है जहाँ न्यायिका परिकल्पना में एक पिंड से शुरुआत हुई, वहीं ज्वारीय परिकल्पना में प्रारंभ में 2 तारों की परिकल्पना की गई। इस सिद्धांत को सर जेम्स जीन्स ने सर 1919 में प्रतिपादित किया था। जीन्स ने माना कि ये जो 2 तारे थे, इनमें एक तारा हमारा सूर्य था और जबकि दूसरा जो तारा था वो सूर्य से कई गुना बड़ा एक विशालकाय तारा था। जो सूर्य था ये अपनी जगह पर स्थिर था और अपनी कक्षा अपनी अक्ष पे घूर्णन कर रहा था, जबकि जो विशालकाय तारा है वो ब्रह्मांड में गतिशील था। जैसा कि देखते हैं, हुआ ये कि जब ये विशालकाय तारा निरंतर परिभ्रमण करते हुए जब सूर्य के निकट आता है तो इसके जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है उसके कारण सूर्य का जो बाहरी भाग है वो एक शिगारनुमा आकार में एक ज्वार के रूप में सूर्य की सतह से बाहर की ओर निकलता है, जिसे फिलामेंट कहा गया। इस परिघटना को हम जो चंद्रमा और सूर्य के कारण, विशेषकर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर उठने वाले ज्वार से समझ सकते हैं कि कैसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होता है। चूँकि तारा बहुत विशालकाय था तो उसके एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण एक बहुत बड़ा ज्वार की उत्पत्ति हुई। होता ये कि जब धीरे धीरे तारा लगातार सूर्य के निकट आता गया और ये जब ये अपनी निकटतम दूरी पे आ गया तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो फिलामेंट, ये ज्वारीय पदार्थ था, ये सूर्य से अलग हो गए और सूर्य से अलग होकर तारे की ओर गति करने लगे। किंतु धीरे धीरे तारा सूर्य से दूर होता गया तो दूरी बढ़ने के कारण ये जो फिलामेंट है ये तारा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से दूर हो गया एवं सूर्य के आकर्षण के अंतर्गत ये सूर्य के चारों चक्कर लगाने लगा। और इसी फिलामेंट के धीरे धीरे शीतलन के कारण 2 प्रक्रिया हुई। एक तो शीतलन के कारण इसका आकार मध्य से बड़ा होता गया एवं किनारों पे पतला होता गया, जबकि दूसरा
इसके शीतलन के कारण इसमें सॉलिडिफिकेशन घनीभवन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे कि कालांतर में नवग्रहों का शीतलन एवं घनीभवन से जिससे कि नवग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमें जेम्स ने बताया कि किस प्रकार सूर्य एवं उसके साथी तारे के कारण जो वर्तमान सौरमंडल है इसका निर्माण हुआ। यहाँ जीन्स ने एक जो समस्या थी जिसका समाधान लाप्लास एवं अन्य सिद्धांत नहीं कर सके थे, उसका एक समाधान किया। जीन्स के सिद्धांत से ग्रहों के आकार एवं उनके क्रम के बारे में व्याख्या संभव हो सकी। जैसा कि मैं देख रहे हैं, फिलामेंट का जो मध्य भाग था वो आकार में बड़ा था, चौड़ा था, जबकि साइड का जो भाग था वो पतला था। यही क्रम हम ग्रहों में देखते हैं। जो मध्य भाग में जो बृहस्पति या जुपिटर जैसे जो शनि जैसे जो बड़े ग्रह हैं, जबकि इनसे दूर बाह्य किनारों पे जाते हैं तो बुध या नेपच्यून या प्लूटो जैसे छोटे ग्रह या अन्य बौने ग्रह जो भी हैं। तो ये जो आकार है ग्रहों की, इसकी व्याख्या जेम्स जीन्स का ये सिद्धांत करता है। और इसके बाद में प्रतिपादन के बाद में ये एक लंबे समय तक इसके प्रति लोगों में विश्वास रहा और वैज्ञानिक मान्यता तो नहीं है, लेकिन बहुत समय तक इसको समर्थन मिलता रहा। इसके कुछ वर्षों बाद जेफरीज में इसमें संशोधन किया और उत्पत्ति के लिए सूर्य के साथ एक साथी तारे के बजाय दो साथी तारों से व्याख्या की। किंतु इस सब के बाद भी ये बहुत सारे प्रश्न इसमें अनुत्तरित रह जाते हैं। जैसे कि पहला ये कि ये जो सूर्य से निश्रित पदार्थ है इनका घनीभवन किस प्रकार हुआ। वहीं दूसरा ये कि जो साथी तारा था जो आर्य उद्भेदन के बाद कहाँ चला गया, और सूर्य और जो तारे के बीच की जो दूरी है जिसका आकलन किया है वो गणितीय आधार पर वास्तविक सी प्रतीत होती है। तो कालांतर में इनकी व्याख्या करने के लिए और सिद्धांत आए, जिसमें रसेल का सिद्धांत, लिटलटन एवं हॉयल का सिद्धांत, ओटो स्मिथ का इंटरस्टेलर डस्ट सिद्धांत, ये सब प्रमुख सिद्धांत हैं। किंतु जिस सिद्धांत ने वैज्ञानिक बिरादरी में सबसे बड़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त की वो सिद्धांत था बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत ये मानता है कि प्रारंभ में एक बहुत ही अधिक डेंस या बहुत भारी या बहुत छोटे आकार का एक पिंड था, जिससे आज से लगभग 14-15 अरब साल पहले जिसमें अचानक एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से बहुत सारे डार्क मैटर का निर्माण हुआ तथा बहुत सारी ऊर्जा निकली, और इससे धीरे धीरे डार्क मैटर के घनीभवन से तारों का निर्माण हुआ। फिर डार्क मैटर के और अधिक घनीभवन से उससे विशालकाय पिंड गैलेक्सीज या आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। उन आकाशगंगाओं के निर्माण के कुछ समय पश्चात उन आकाशगंगाओं में तारामंडलों का विकास हुआ लगभग 9-10 अरब साल पहले। उसी समय अपने हमारे सौरमंडल और तथा का निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, और कालांतर में सूर्य के चारों ओर जो घूमती जो डस्ट और गैस थी उसके घनीभवन से तारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग सिद्धांत न केवल पृथ्वी, सौरमंडल के अन्य ग्रह जबकि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में भी ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है एवं नए तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण का क्रम जारी है। वर्तमान में हब्बल एवं इस जैसे अन्य टेलीस्कोप एवं वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से हम इस बिग बैंग की घटनाओं के बारे में और अधिक जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी हमारे गांव में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और नए नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं। और इस प्रकार हमने आज की कक्षा में टाइडल हाइपोथेसिस एंड बिग बैंग थ्योरी 2 सिद्धांत पढ़े, और इससे पहली कक्षा में हमने लाप्लास का सिद्धांत पढ़ा। अब हम अगली कक्षा में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा पृथ्वी की भूगर्भिक आयु के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।